बायोलॉजिकल एशियल रिकंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है? व्हाट इज बायोलॉजिकल एशियल रिकंस्ट्रक्शन? आज का जो वीडियो है वो हम आपको सबसे अच्छे तरीके की जो एशियल सर्जरी होती है, जो कि बायोलॉजिकल एशियल रिकंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि आपकी नी की जो ओरिजिनल बायोलॉजी थी उसको प्रिजर्व किया जाता है, जिससे आपका बहुत ही फास्ट रिकवरी होता है और आप बिल्कुल पहले के जैसे फिर से दौड़ने भागने और खेलने कूदने लग जाते हैं। तो बायोलॉजिकल एशियल क्या होता है और उसको कैसे करते हैं, उस बारे में आज आपको ये वीडियो हम बताएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। आप जैसे कि जानते हैं कि मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूं और यहां पे प्रैक्टिस करता हूं। तो हमारा जो चैनल है इसका मेन उद्देश्य यही है कि लिगामेंट रिलेटेड इंजरी को आपको समझाया जाए कि इसमें क्या दिक्कत होती है, कैसे होता है, इसका इलाज क्या होता है। स्पेशली जो हमारे एशियल टीयर्स हैं उसके बारे में सारी डिटेल जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं लोग हमसे कि सर सबसे बढ़िया वाली सर्जरी बताइए आप, जो सबसे अच्छी सर्जरी होगी जिससे कि हम बिल्कुल पहले की तरह हो जाए और हम बिल्कुल नेचुरल हमारा एशियल हो जाए। तो देखिए डॉक्टर, अगर हमको नेचुरल एशियल चाहिए पहले की तरह से, तो एक चीज तो क्लियर है कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल आपकी बॉडी से ही निकला हुआ कुछ नेचुरल पदार्थ ही लगेगा, तभी आपका एशियल बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। तो इस एशियल को हमने नाम दिया है बायोलॉजिकल एशियल। तो बायोलॉजिकल एशियल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, उसको डिटेल में हम आज समझाएंगे। आपको पहले भी हमने बताया हुआ है कि जो एशियल लिगामेंट होता है उसमें अगर उसका टीयर हो गया तो उसको हम रिपेयर नहीं करके उसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन करने के बहुत से तरीके हैं। डिफरेंट सर्जन्स आपको डिफरेंट तरीका बताएंगे। आप अपने गूगल या यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आपको 50 तरीके की नई चीजें बताई जाएंगी कि इस तरीके से करेंगे तो बेस्ट होगा, उस तरीके से करेंगे बेस्ट होगा। ये फाइबर टेप डाल देंगे तो आप बिल्कुल दौड़ने लग जाएंगे, या पीआरपी डाल देंगे तो आपका एशियल बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर बायोस्क्रू डाल देंगे तो आपका एशियल ऐसा होगा कि सब कुछ गल जाएगा और आप पहले की तरह हो जाएंगे। बट एक्चुअली देखा जाए तो इनमें से कोई भी बायोलॉजिकल एशियल के बारे में बात नहीं करता है कि आपके जो एशियल था उसको ओरिजिनली वैसा ही करके देना है, वो कैसे करना है उसके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब भी आपका एशियल टीयर होता है ना, तो हम लोग उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन में कुछ स्टेप्स तो बिल्कुल कॉमन है किसी भी तरीके की सर्जरी में, जिसमें कि हम आपका कोई एक टेंडन ग्राफ्ट निकालते हैं, जो कि हैमस्ट्रिंग या फिर क्वाड्रिसेप्स या फिर पेरोनियस ग्राफ्ट होता है। सबसे कॉमनली जो यूज होता है ग्राफ्ट वो होता है हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट। तो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट को हार्वेस्ट किया जाता है। अब अगर हम बायोलॉजिकल एशियल की बात करें तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपका जो मिनिमम ग्राफ्ट है वही निकालना पड़े। तो हम सिर्फ एक हैमस्ट्रिंग में से एक मसल का जो ग्राफ्ट है सेमी टेंडनोसिस, सिर्फ उसको ही निकाल रहे हैं। अभी हमारे देश में एलोग्राफ्ट उतने इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग आपकी बॉडी से ऑटोग्राफ्ट निकालते हैं। अगर एलोग्राफ्ट अवेलेबल अच्छे से हो जाएंगे और वो सक्सेस होने लग जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा कि आपकी बॉडी से कुछ भी हमको टेंडन ग्राफ्ट नहीं निकालना पड़ेगा। फिलहाल करेंटली 24 की अगर बात करें हम 2024 में, तो हम आपका हैमस्ट्रिंग ऑटोग्राफ्ट ही सबसे कॉमनली यूज करते हैं। इसमें आपका केवल सेमी टेंडनोसिस ही ग्राफ्ट निकालते हैं, ग्रेसिस को छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी एक हैमस्ट्रिंग मसल बची रह जाती है, जिससे कि आपका जो दर्द होता है पोस्ट ऑप में वो कम होता है। जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथ है वो काफी बरकरार रहती है और आपका घुटना जल्दी से जल्दी मुड़ने लगता है और आप अपने चलने फिरने में भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बजाय कि अगर आपका दोनों ग्राफ निकाल लिया जाए उससे। तो ये हुआ पहला पॉइंट बायोलॉजिकल एशियल का। अब दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जितना भी आपके अंदर एशियल का जो सब्सटेंस था वो अगर वो टीयर हुआ है तो फिर भी उसमें कुछ फाइबर्स जरूर बचे होते हैं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम में आपके फीमोरल अटैचमेंट से टॉर्न होके पीछे की तरफ आ जाता है। तो जो भी उसके फाइबर्स बचे थे उन सारे फाइबर्स को हम प्रिजर्व करते हैं। उनको हम काट छांट करके हटाते नहीं हैं। काट छांट करके हटाना और फिर एक पूरा आर्टिफिशियल नया एशियल बनाना एक ग्राफ्ट द्वारा, इससे कहीं स्ट्रांग रहेगा अगर हम आपके जो एशियल है उसके सारे फाइबर्स को वैसे ही प्रिजर्व करें। जितने फाइबर्स है उसको बिल्कुल प्रिजर्व करें, उसको बिल्कुल भी ना छेड़ें और उसके थ्रू हम अपना ग्राफ्ट पास करें। और जो ग्राफ्ट पास करते हैं
उसमें हम पुराने बचे ACL फाइबर को वापस स्टिच करते हैं, जिससे कि आपका जो नया ग्राफ्ट है उसके चारों तरफ आपके पुराने ACL की एक खोल नुमा स्ट्रक्चर रहेगी और बाद में वो भी उससे हील करके और भी स्ट्रॉन्ग ACL बनाकर देगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपका प्रोप्रियोसेप्शन है, जैसा कि आपको हमने पुराने वीडियोस में बताया है कि अगर आप अपने ACL को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो प्रोप्रियोसेप्शन पे बहुत काम करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, जो आपका प्रोप्रियोसेप्शन है ना, वो ACL के टीबियल फाइबर्स में होता है। तो अगर उन फाइबर्स को हमने प्रिजर्व किया, उनको नहीं काट छांट की, तो आपका प्रोप्रियोसेप्शन बिल्कुल पहले की तरह होगा, आपका बैलेंस बिल्कुल पहले की तरह होगा और आपकी रिकवरी बहुत ही फास्ट होगी। तो ये भी एक बायोलॉजिकल ACL का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तीसरा आता है कि जो हम आपके घुटने में घुसते हैं तो जो आपका फैट पैड जो हमको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम करता है, ड्रिलिंग में प्रॉब्लम करता है, उसकी शेविंग। तो देखिए दोस्त, ऐसा होता है ना कि अब अगर हम आपके फैट पैड को शेव करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफ पेन ज़्यादा होता है और उसके ऊपर जो आपकी कॉर्डिसेप्स की टेंडन जो ग्लाइड करती है उसकी ग्लाइडिंग में भी प्रॉब्लम आती है। एक चीज़ जरूर जानिए, जो कि हमारे भगवान ने जो हमारी जो बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर को शेव करना अच्छा नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि फैट पैड को भी अगर बिना शेव किए हम सर्जरी कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। तो आजकल फ्लेक्सिबल रीमर्स आ गए हैं जिसमें कि हम बिना फैट पैड को शेव किए ही आपका ACL रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ बायोलॉजिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन में। अब जो चौथा पॉइंट ये हुआ कि चूंकि हम आपका केवल सेमी टेंडिनोसिस ग्राफ्ट कर रहे हैं, इसलिए हम आपके जो आपका ACL बनाते हैं इसमें दोनों तरफ हम लोग सिर्फ बटन का यूज करते हैं, कोई भी स्क्रू का यूज नहीं करते, जिससे कि आपका जो ग्राफ्ट है वो ज़्यादा मोटा होता है, ज़्यादा मजबूत होता है और एक्सेस लेंथ की ज़रूरत नहीं होती है। आपके जो बोनी टनल्स होते हैं उसको भी ज़्यादा ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती है बटन्स यूज़ करने की वजह से। तो ये एक और एडिशनल एडवांटेज है कि आपके शरीर में छेड़छाड़ कम से कम हुआ, जो आपका ग्राफ्ट जो कि स्क्रू से क्रश होता है वो भी चीज़ बच गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायोलॉजिकल ACL का। तो ये 3-4 जो पॉइंट्स आपको मैंने बताए, अगर इन पॉइंट्स का ध्यान रखा जाए तो जो आपका ACL रिकंस्ट्रक्शन होगा वो आपके नी में जितने भी स्ट्रक्चर थे उनमें बिना छेड़छाड़ किए सिर्फ जरूरत के अनुसार ही थोड़ा सा ड्रिल करके फ्लेक्सिबल रीमर के थ्रू आपका ऑल इनसाइड टाइप में ACL कर दिया गया और दोनों तरफ बटन से फिक्स कर दिया गया। तो ये जो सर्जरी आपकी होगी ये सबसे अच्छी सर्जरी होगी। इससे बढ़िया रिजल्ट्स कोई भी सर्जरी आपको नहीं दे सकती है, क्योंकि आपको पोस्ट ऑफ पेन भी कम होगा, आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो थे वो भी आपके बॉडी में प्रिजर्व रहेंगे और उसके एडिशनल जो आपका टीयर था उसके ऊपर आपने नया ACL बना दिया। अब इससे फायदा क्या होगा कि आपको कोई भी पोस्ट ऑपरेटिवली ब्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेकेंड डे से ही वॉकर के सहारे पहले चलेंगे और 6 से 7 दिनों में वॉकर को भी छोड़ देंगे। आपका जो पेन होगा वो भी बहुत कम होगा। आप एक्सरसाइज डे 1 से शुरू कर देंगे अपने पैर की, जिससे आपके पैर की वेस्टिंग नहीं होगी, और आप अपने पैर को मोड़ना डे 2 से शुरू कर देंगे, जिससे कि टाकल निकलते निकलते तक आपका पूरा पैर मुड़ चुका होगा। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि हम अपने शॉर्ट्स डालते हैं अपने रिकवरी रिजल्ट्स दिखाने के लिए। उस पर बहुत से लोग ऐसे कमेंट डालते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि पेशेंट जो है वो 1 महीने में नीचे बैठ के ऊपर उठ जा रहा है या फिर 15 दिनों में पूरा पैर मोड़ ले रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर दोस्तों ये सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपका ACL बायोलॉजिकल तरीके से किया गया है तो ये वेरी मच पॉसिबल है। आप हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं वो सारे जेन्युइन है, कोई भी फेक नहीं है, क्योंकि उनमें तो चीरा भी दिख रहा है और वो झूठ क्यों बोलेंगे, वो बिल्कुल सही होता है। ये फैक्ट है कि अगर आपका बायोलॉजिकल ACL किया गया और आपका रिहैब बहुत अच्छे तरीके से हुआ है तो आप वास्तव में टाका निकलने के दिन तक अपना पूरा पैर मोड़ चुके होंगे और 1 मंथ के अंदर आप नीचे बैठ के ऊपर भी उठ चुके होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फास्ट फॉरवर्ड रिकवरी इसी को बोलते हैं। बायोलॉजिकल ACL के बाद सिर्फ एक चीज का ध्यान और देना है कि आपको अपनी फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे से करनी है। तो एक अच्छी से बायोलॉजिकल ACL सर्जरी और एक अच्छी पोस्ट ऑफ रिहैब और एक मोटिवेटेड पेशेंट अगर ये रहे तो रिकवरी इतनी अच्छी होगी कि देखकर बता पाना भी मुश्किल होगा कि आपका ACL रिकंस्ट्रक्शन हुआ था। ये चीज जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों कि कोई भी आर्टिफिशियल हाई-फाई चीजें या फिर कोई भी फाइबर टेप या फिर इंटरनल ब्रेस जैसी चीज लगा करके आप अपनी स्टार्टिंग रिकवरी तो फास्ट कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में ये आपको और भी प्रॉब्लम देने वाली है। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, उसको भी जरूर देखिएगा। तो जितना आप क्लोज टू नेचर रहेंगे, जितना कम छेड़छाड़ करेंगे और जितना अपनी नेचुरल चीजों पे आप ध्यान देंगे, उतना ही अच्छा आपका ACL रिकंस्ट्रक्शन का रिजल्ट होगा। इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स होते हैं
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने ACL का ख्याल रखिए।